हेलो गाइस। सो दिस इज़ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो कि सीए फाइनल के पेपर 4 लॉ में आता है। और ये वीडियो May 21 एग्ज़ाम एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। सो आप चाहे तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो को देख सकते हैं। और ये पूरा मटेरियल मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज़ किया है, सो आप इसे एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेल, इंट्रोडक्शन में इस मैट में कहा है कि बेसिकली अपने ये जो एक्ट है प्रिवेंशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला, ये किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि मान लो होता क्या है जनरली कंपनी में, मान लो जैसे कि एग्जांपल से समझाया गया इंस्टीट्यूट ने ये वाला, कि एक कंपनी में 7 शेयर होल्डर्स है, जिसमें से 3 जो है वो 94% शेयर्स हेल्ड करते हैं उस कंपनी में, यानी कि दे आर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो अब होता क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो कंपनी का, तो ये जो 3 जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, ये जो बोलेंगे वही होगा जनरली। तो इस बीच में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, इस केस में जो ये 4 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, अनुपम, हिमांशु, मानस एंड राजन, इनका बात नहीं सुना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि कोई इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए कंपनी लॉ ने ये एक्ट लाया है। ये जो रूल है कि जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर्स होंगे वही रूल करेंगे, इसे अपने रूल ऑफ मेजॉरिटी भी कहते हैं। और एक केस हुआ था, उस केस का नाम है फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ये 1843 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था वो अपने पढ़ते हैं, इससे आपको और क्लियरिटी आएगा। ये रहा व्हाट हैपन इन फॉस वर्सेस हार्बॉटल। तो इन द सेड केस 2 शेयर होल्डर्स ने एक लीगल एक्शन लिया था प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ, एलिजिंग कि दे हैव मिस अप्लाइड कंपनीज एसेट एंड हैड इम्प्रॉपरली मॉर्टगेज द कंपनीज प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ये जो 2 शेयर होल्डर्स थे, इनका जो प्ली है उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कंपनी इटसेल्फ could assure the promoter or the manager or the director। तो आप दोनों शेयर होल्डर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी चाहे तो खुद भी प्रमोटर और डायरेक्टर्स को शू कर सकती है। तो देयरफॉर वेयर एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कैन रेक्टिफाई द एक्ट, द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। तो इस केस में कोर्ट, ऐसे केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसी का ये 4 एक्सेप्शंस है, अल्ट्रा वायर और इलीगल एक्ट्स, ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजॉरिटीज़, पर्सनल राइट्स, द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी एक्सेप्शंस। तो ये जो 4 एक्सेप्शंस है, इसके अलावा ये प्रिवेंशन और मिसमैनेजमेंट वाला जो ये एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। तो मोटा मोटी इसमें यही कहा है, कुछ खास है नहीं पढ़ने को। हाँ, ये एक है ऑपरेशन, इसमें 2 केस है, एल्डर वर्सेस एल्डर वॉटसन, और एक और नीचे केस दिया हुआ है राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन। ये जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ खास है नहीं, खाली आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं क्या रिवाइज करूँ। हाँ, ये एक पढ़ लेते हैं, हाउ एक्ट एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। डेफिनेशन आ सकता है इस चीज़ का जहाँ तक है कि व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो अपने ये सीधा ये पूरा आंसर लिखना होगा अपने को कि इफ़ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, कीवर्ड्स में ध्यान दीजिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट और इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, there is a case of operation. Now, any material change that has taken place in management or control of a company, that by reason such change, it is likely that the affairs of a company will be conducted prejudicial to the interest of its members or company, that would also be considered as mismanagement. So ये एक छोटा सा डेफिनेशन था, ये आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल डेफिनेशंस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट बढ़ता है सीधा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 पेज की चैप्टर है, पेज नंबर 4 पे जहाँ से अपना मेन चैप्टर जो है अब स्टार्ट होता है। इससे पहले जो भी था वो खाली एक डेफिनेशन था और मुझे कुछ खास लगा नहीं पढ़ने को, तो यहाँ से स्टार्ट करता है सेक्शन 241। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि सेक्शन कोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। सो इस चैप्टर का सेक्शन आप कोड नहीं भी करें तो ठीक है, बट हाँ, फाइन्स, पेनल्टीज़ और ड्यू डेट्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। सो this section seeks to provide circumstances in which an application can be filed to tribunal by any member of a company or by CG for relief in case of operation and mismanagement. So member से फाइल किया जा सकता है या CG खुद फाइल कर सकता है, किसको? ट्राइब्यूनल को। ओके, सो राइट टू अप्लाई बाय मेंबर। सो पहले मेंबर्स का दिखता है कि मेंबर कब कब अप्लाई कर सकता है, ठीक है। द एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट the affairs of the company have been or are being conducted in a manner
prejudicial to the interest or manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members or in a member prejudicial to the interest of the company or, ठीक है, the material change not being a change brought about by in the interest of creditors, debentures, any class of shareholders taken place in the management or control of the company, whether by an alteration, in the board of director or manager, or in the ownership of company share, or if it has no share capital, then by any reason of such change, it is likely that the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to its interest, यानी कंपनी के खुद के इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक होगा, मेंबर्स के लिए नुकसानदायक होगा, या फिर कोई भी क्लास ऑफ मेंबर्स के लिए नुकसानदायक होगा, तो मेंबर्स लोग ट्राइब्यूनल को डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। कौन से सेक्शंस बताता है कि मेंबर्स कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो आगे देखेंगे अपने सेक्शन 244। ठीक है, ये एक समरी है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। सो नेक्स्ट, सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 एड्रेसेस कंप्लेंट्स ऑन द कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर विच कुड बी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू द मेंबर्स और द कंपनी। सो इस पर ध्यान दीजिएगा, विच कैन बी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर्स और द कंपनी। सो ये तीनों के लिए अगर नुकसानदायक है तो मेंबर्स फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप देखिए। नाउ नेक्स्ट, द प्रोविजन गिव्स right to the members to move to tribunal not only on complaint of oppressive but also on complaint that the conduct of the affairs of the company have been or are prejudicial to them, have been or are prejudicial यानी नुकसानदायक था या नुकसानदायक है, thus it also includes past acts of operation। ठीक है, नेक्स्ट पेज। This section also corresponds to the remedy of mismanagement। It states that member can complain that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to public interest or in a manner prejudicial to the interest of the company। Same चीज़ repeat है। Now CG, Central Government suo motu to apply the tribunal। Now सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने आप से भी अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को कि आप कंपनी इसको देखिए, इस कंपनी को देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो क्या कहता है द CG, if it is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to public interest, यानी पब्लिक इंटरेस्ट, यानी CG तभी अप्लाई करेगा जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये खराब है। ठीक है, ऑब्वियसली CG अपने लिए खराब किस लिए नहीं कर सकता इसमें। इट मे itself apply to the tribunal for an order under this chapter provided that the application under this subsection in respect of such company or classes of companies may be prescribed shall be made before the principal bench of the tribunal। ये क्या कह रहा है कि हालांकि ये रेलिवेंट तो नहीं है इतना कुछ, बट फिर भी एक बता देता है कि कुछ सच कंपनीज़ के लिए ही, कुछ ऐसे कंपनीज़ है सिर्फ उसी के लिए CG जो है वो अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को, यानी कि सच कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी मेड बिफोर द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल विच शैल बी डील्ड विथ बाय सच बेंच। ठीक है, सिर्फ कुछ क्लासेस कंपनीज को ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कौन से प्रिस्क्राइब कंपनीज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, where in the opinion of CG there, ये सेम कंटिन्यू है, where in the opinion of the CG there exist circumstances suggesting that। अब CG फाइल तो कर सकता है ट्रिब्यूनल को, बट कब कब कर सकता है, क्या सर्कमस्टांसेस होगा जब CG फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल को, वो देखता है। अपने मेंबर्स का तो देख लिए थे, मेंबर्स तब फाइल कर सकता है जब उसके लिए या कंपनी के लिए या किसी और मेंबर्स के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर खराबी है तब वो ट्रिब्यूनल को कर सकता है। CG किन सर्कमस्टांसेस में फाइल कर सकता है वो अपने ये देखेंगे। एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज और हैज़ बीन कनेक्टेड देयरविद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस, परसिस्टेंट नेग्लिजेंसी और डिफॉल्ट किया हो इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द लॉ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तब CG कर सकता है। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज नॉट और हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, या फिर the company is or has been conducted and managed by such person in a manner which is likely to cause or caused, यानी कि जो नुकसान करने वाला है या नुकसान कर चुका है, caused serious injury or damages to the interest of the trade industry or business to which such company pertains, or the business of the company is or has been conducted and managed by such person with intent to defraud its creditors, members or any other person, or prejudicial to public interest। The CG may initiate a case against such person and refer the same to the tribunal with a request that the tribunal may inquire into the case and record a decision as to whether or not such person is fit and proper person to hold the office of director or any other office connected with the conduct and management of any company। ये सब चीज़ में ध्यान दीजिएगा वरना फिर इंस्टीट्यूट
कुछ भी फंसा सकता है। तो यानी कि ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि वो पर्सन फिट है कि नहीं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom a case is referred to the tribunal under subsection 3 shall be joined as a respondent to the applicant। यानी कि क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है द पर्सन अगेंस्ट whom a case is referred to the tribunal shall be joined as a respondent to the application। यानी कि सीजी जब ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसी के साथ साथ सीजी जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रहा है उसको भी ये नोटिस देगा, दैट इज जॉइंट रिस्पोंडेंट टू द एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट, एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 यानी जो भी एप्लीकेशन दिया जाएगा किसको, रेस्पोंडेंट को और ट्राइब्यूनल को, इन दोनों को, शैल कंटेन अ concise statement of such circumstances and materials as the CG may consider necessary for the purpose of the inquiry and shall be signed भी होगा, verified भी होगा as in a manner laid in CPC Act for signature and verification of plaint in a suit by CG। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे ख्याल से, ये आप कर लेंगे अपने आप, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, वन टाइम रीड करने से फालतू में एक्सटेंड हो जाएगा रिवीजन वीडियो। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 244, तो राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 यानी 241 में जो मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगे वो कब कर सकते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस है, मतलब सीजी तो ठीक है, चलो सीजी अप्लाई कर सकता है, वो आपने देख लिया, मेंबर्स कितने मेंबर्स होने चाहिए जो अप्लाई कर सके ट्राइब्यूनल को, ये कहता है सेक्शन 244। चलो रीड करते हैं। द सेक्शन इज लिंक्ड टू सेक्शन 241 ऑफ द एक्ट एंड इट प्रोवाइड्स for the eligibility of members who hold the right to file the application under section 241 for operation and mismanagement with the tribunal। ठीक है, तो this qualification as provided in section 244 ensure that only the person with sufficient interest in the affairs of the company can file the petition under section 241 of the act। यानी हर एक कोई मेंबर फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं, वही मेंबर्स कंपनी के फाइल कर सकते हैं जिनके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है वो जाके मनाया उसको कि हाँ कंपनी का जो डिसीजन है या पॉलिसी है वो सही नहीं है और वो जाके ट्रिब्यूनल को फाइल कर दिया, नहीं। ट्रिब्यूनल बोल रहा है, यानी कि ये एक्ट जो है ये बोल रहा है कि सिर्फ वही मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को जिनके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट है, यानी कुछ थोड़ा मेजर स्टेक्स है कंपनी में, वही फाइल कर सकते हैं, हर एक फाइल नहीं कर सकते। तो कितने स्टेक्स होने चाहिए, मेंबर्स हैविंग राइट टू अप्लाई, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल हैव द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यानी जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, फटाफट करवाते हैं, ठीक है। मेंबर्स एलिजिबल टू अप्लाई शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 केस है, तीनों में से जो लोएस्ट होगा वो एलिजिबल है फाइल करने के लिए, 100 मेंबर्स या उससे ज़्यादा, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, इशूड शेयर कैपिटल है, इशूड, ठीक है, आगे देखेंगे इशूड का मतलब क्या है, वो आपको मालूम होगा शायद। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट हैव पेड ऑल कॉल्स, यानी कॉल पेड होना चाहिए उस शेयर्स पे, ठीक है। नाउ इन केस कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, तो उस केस में 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फाइल कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, provided that on the application made to the tribunal may waive off the requirement specified in clause A or clause B to enable the members to apply under section 241। यानी ट्रिब्यूनल चाहे तो ये जो कंडीशन है 100 मेंबर्स के या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल, ये चाहे तो ट्रिब्यूनल वेव ऑफ कर सकता है। ट्रिब्यूनल चाहे तो पहले मेंबर्स को ट्रिब्यूनल को चिट्ठी देना होगा और फिर जाके ट्रिब्यूनल अगर कहे कि ठीक है अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं भी करते हैं, ये जो 3 रिक्वायरमेंट है 100 मेंबर्स, 1/10 और 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर ये 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फिल नहीं करते तब भी आप फाइल कर सकते हैं अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर एनी शेयर और शेयर्स आर हेल्ड बाई 2 or more पर्सन जॉइंटली दे शैल बी काउंटेड एज 1। यानी मान लो राम और श्याम मिल के 20 शेयर्स होल्ड करते हैं तो उसे 2 मेंबर्स नहीं कहा जाएगा, एक ही मेंबर्स कहा जाएगा, ठीक है। किस केस में, ये जब अपने ये जो मेंबर्स गिनते हैं इसमें 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 100 मेंबर्स, ठीक है, इसमें तो नहीं होगा, तो उन्हें एक ही मेंबर कहा जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज एंटाइटलमेंट टू मेंबर्स टू मेक एन एप्लीकेशन। एनी वन और मोर मेंबर्स, एक या दो मेंबर्स चाहे तो सब मेंबर्स का साइन लेके और फिर जाके उनके कंसेंट, रिटन कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स चाहे तो लेके ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। यानी वो लोग का साइन और यहाँ हम लोग एग्री करते हैं, आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए और वो जाके ट्राइब्यूनल को सबमिट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये समरी है ये पूरा जो आपने पहले रीड किए थे। अब ये एग्जाम्पल्स आ जाता है, एग्जाम्पल्स मैं इसमें नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 242। तो 241 में आपने देख लिए कि मेंबर्स ऑफ सीजी अप्लाई कर सकते हैं, और 244 में आपने देख लिए कि मेंबर्स कितने मेंबर्स होने चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 242 कि ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर है। तो ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है। इफ़ ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन ओके दैट the company's affair have been or are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any members, public interest, or in a manner prejudicial to the interest of company, and that to wind up the company would unfairly prejudice। इसका मतलब है कि कंपनी को बंद करना ही सही होगा, तो ट्रिब्यूनल may with a view to bring to an end the matters complained of make such order as it thinks fit। तो ट्रिब्यूनल तब चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है। क्या ऑर्डर पास कर सकता है वो नीचे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। नेचर ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द पावर एन ऑर्डर अंडर दैट सबसेक्शन में प्रोवाइड फॉर। नाउ कुछ पावर्स है, 5 है, 6 7 10 13 पावर्स है। फटाफट रीड करते हैं। द रेगुलेशन एंड द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, यानी ट्रिब्यूनल चाहे तो रेगुलेट कर सकता है कंपनीज के अफेयर को फ्यूचर में। The purchase of shares or interest of any members of the company by other members, यानी वन सेकेंड, हाँ, the purchase of shares or interest of any members of the company by other members thereof, यानी कि ट्रिब्यूनल चाहे तो रोक सकता है कि कुछ मेंबर्स है जो कि कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकते, या फिर उन्हें वापस से सेल करना होगा, तो फिर सेल करेंगे तो फिर इसकी वजह से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के शेयर्स और अलॉटमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन, एनी अग्रीमेंट कर सकता है बिटवीन कंपनी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर मैनेजर। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल को ये सही लगा तो ये कर सकता है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन provided that no such agreement shall be terminated, set aside except after due notice and after obtaining the consent of the party। यानी कि ट्रिब्यूनल चाहे तो सेट असाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट प्रोवाइडेड वो तभी करेगा जब सामने वाले पार्टी को भी नोटिस दे दिया जाए कि देखिए हम आपका जो अग्रीमेंट हुआ था उसे हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। यानी ट्रिब्यूनल को ये नोटिस देना पड़ेगा अग्रीव्ड पार्टी और सामने वाले पार्टी को भी। ठीक है, तभी वो ये सब कर सकता है। नेक्स्ट, सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफ़र, डिलीवरी, गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन, ये भी कर सकता है विद इन 3 months। ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड अंडर दिस सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बाकी सब सिमिलर जैसा है। और इस पर भी स्पेशली ये वाला विद इन 3 months। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर। ओके, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेंस मेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर, और चाहे तो उस फंड को जो उनसे रिकवर किया है उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भी डाल सकते हैं, या फिर जो विक्टिम हुआ है उसे भी प्रोवाइड किया जा सकता है वो पैसा। ओके, सो नेक्स्ट, द मैनर इन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर आगे अपॉइंट होंगे। यानी फटाफट ब्रीफ में एक बोलता हूँ कि ट्रिब्यूनल चाहे तो मैनेजर या डायरेक्टर को हटा सकता है। ट्रिब्यूनल चाहे तो ये भी बोल सकता है कि अब नेक्स्ट जो मैनेजर या डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो किस तरीके से और कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, या फिर ट्रिब्यूनल चाहे तो अपॉइंट सच पर्सन एज अ डायरेक्टर, एंड ट्रिब्यूनल उसे ये भी कह सकता है कि आप मुझे रिपोर्ट भी दोगे कंपनी के बारे में जैसे जैसे मैं कहूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज मे डीम फिट। ट्रिब्यूनल चाहे तो कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है कंपनी पे। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर फॉर विच इन द ओपिनियन इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द प्रोविजन शुड बी मेड।
यानी कि नेक्स्ट लास्ट लाइन में कंपनी इसने ये भी कह दिया कि कोई और चीज़ भी कर सकता है अगर ट्राइब्यूनल को सही लगे तो। नाउ नेक्स्ट इसमें कहता है फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। यानी कि कंपनी को बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है। इंटरिम ऑर्डर, ट्राइब्यूनल चाहे तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है फाइनल ऑर्डर से पहले। नेक्स्ट ऑल्टरेशन थ्रू ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। इसमें क्या कहता है कि वेयर एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल मेक्स एनी ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो फिर कंपनी को उस मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। एनी ऑल्टरेशन व्हाटसोएवर विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर, यानी कुछ ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल ने दिया था अगर वो मिल रहा नहीं है कंपनी की मेमोरेंडम या आर्टिकल से, तो वो चीज़ नहीं चलेगा विदाउट द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। ठीक है। यानी इन शॉर्ट कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर है उससे मिलाना पड़ेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसे चेंज करो, और अगर चेंज नहीं किया तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पनिशमेंट इन केस ऑफ कंट्रावेंशन। इफ़ अ कंपनी कंट्रावेंस, ठीक है, दैट इज़ नॉट अमेंडिंग द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो इसके लिए फ़ाइन है कंपनी को विच शैल बी एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़, और एवरी ऑफिसर को जिसको जेल हो सकता है 6 महीने तक, या फिर 25,000 तक फ़ाइन, या फिर 1 लाख रुपए तक फ़ाइन हो सकता है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक फ़ाइन, और बोथ, यानी 6 महीने का जेल भी और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन भी, दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑल्टर्ड प्रोविजन शैल अप्लाई, यानी कि ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद जो ऑर्डर दिया गया था कंपनी को वही अप्लाई किया जाएगा मेमोरेंडम और आर्टिकल में, एज इफ कि वही शुरुआत से ही चला आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड ऑर्डर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड ऑर्डर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, यानी कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर ऑल्टरिंग और गिविंग लीव टू ऑल्टर अ कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार हु शैल रजिस्टर द सेम विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग देयर ऑफ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बताता हूँ कहाँ गया, ये रहा। कंपनी फाइल करेगा रजिस्ट्रार को विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है। नेक्स्ट रजिस्ट्रार फाइल करेगा, जो कंपनी ने फाइल करवाया था, रजिस्ट्रार फाइल करेगा रजिस्टर द सेम विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग देयर ऑफ, यानी कि कंपनी ने जब रजिस्ट्रार को फाइल करने के लिए कह दिया तब रजिस्ट्रार भी उस चीज़ को इफेक्ट कर देगा, फाइल कर देगा विद इन 30 days आफ्टर मेकिंग देयर ऑफ। ओके, यानी कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करवाएगा और रजिस्टर उसको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल भी कर देगा। नाउ नेक्स्ट, ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप अपने आप देख लीजिएगा, वन टाइम देख लीजिएगा, बस और कुछ है नहीं। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। ये सेक्शन क्यों आया है 243, अपने पीछे पहले पढ़े थे पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, जहाँ ट्राइब्यूनल चाहे तो चेंज कर सकता है, कोई भी सेट असाइड, टर्मिनेट या मॉडिफाई कर सकता है कोई भी अग्रीमेंट को। ठीक है। तो अब उसी का अब कोई अग्रीमेंट को अगर ट्राइब्यूनल सेट असाइड करेगा या मॉडिफाई करेगा तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा ना। दो पार्टी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो सामने वाला पार्टी है, वो तो सीधा कंपनी को बोलेगा कि ठीक है अब तुमने अग्रीमेंट तोड़ा है तो मुझे नहीं पता तुमने क्यों तोड़ा है, ट्राइब्यूनल ने बोला है वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा मतलब है, अग्रीमेंट तोड़ा है ना, कैंसिल किया है ना, तो मुझे उसका जुर्माना जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो वो मुझे चाहिए, अग्रीमेंट क्यों तोड़ा। तो ये चीज़ ना हो कंपनी के साथ, इसलिए ये सेक्शन 243 आया है इस पिक्चर पे। क्या कहता है ये सेक्शन पढ़ते हैं। Consequences of termination or modification of certain agreements by the order passed by the tribunal, where an order made under section 242 जो अपने पढ़े थे power of tribunal का, set aside or modifies an agreement such as are referred to in subsection 2 of that section, subsection 2 में ही पढ़े थे अपने, तो such order shall not give rise to any claims। ठीक है। no managing director or other director, जहाँ आपने पढ़े थे मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल चाहे तो निकाल सकता है, अब जल्दी टर्मिनेट कर देगा तो नो मैनेजिंग, उसमें भी वो लोग कंपेंसेशन रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। नो मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर और मैनेजर हुज अग्रीमेंट सो टर्मिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर टर्मिनेटिंग और सेटिंग असाइड द अग्रीमेंट विदाउट द लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल बी अपॉइंटेड और एक्ट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है।
ना ये लोग मैनेजर, डायरेक्टर या कोई पर्सन क्लेम मांग सकता है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, और ना ही 5 साल तक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अपॉइंट किया जा सकता है बिना ट्राइब्यूनल के इजाज़त के। यानी अगर 5 साल से पहले अगर कोई ऑफिस ज्वाइन कर रहा है डायरेक्टर, तो उसे पहले ट्राइब्यूनल का इजाज़त लेना होगा कि देखिए 5 साल के अंदर अंदर मैं इस ऑफिस को ज्वाइन कर रहा हूँ वापस। ठीक है, नेक्स्ट, disqualified to hold office the person who is not fit and proper person pursuant to subsection 4। यानी ट्राइब्यूनल कहता है कि हाँ ये डायरेक्टर फिट एंड प्रॉपर नहीं है, शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विथ द मैनेजमेंट of the affairs of the company for a period of 5 years from the date of the said decision, provided CG may with the leave of tribunal। CG चाहे तो ट्राइब्यूनल का इजाज़त with the leave of tribunal, यानी ट्राइब्यूनल का इजाज़त लेके चाहे तो होल्ड एनी ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, नेक्स्ट, नो कंपनसेशन। ये मैंने जो उस समय पढ़ाया बोला था कि कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा फॉर लॉस और टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये वही है। ये एक और है, प्रोवाइडेड दैट द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट लीव अंडर this clause unless notice of intention to apply for leave has been served on the CG and that the government has been given a reasonable opportunity of being heard। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है अगर मान लो 5 साल ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले कोई बिना इजाज़त के डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया गया है, तो फिर उनको 6 साल तक का जेल हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है, विच कैन बी एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ और बोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लास एक्शन 245। ये क्या कहता है? दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट of class action by shareholders and depositors of a company with substantive remedies under section 245 of the act। members or depositors or an individual member or depositor, अकेला member या depositor can file a petition for relief if they are of the opinion that the affairs of the company are being managed or conducted in a manner prejudicial to the interest of the company। filing of application before the tribunal on behalf of member or depositors, तो कब फाइल कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। यानी फाइल कर सकते हैं अपनी, किस लिए फाइल कर सकते हैं पहले ये देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कौन फाइल कर सकता है। तो किस लिए फाइल करना है? टू रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल और मेमोरेंडम, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर कमिटिंग ब्रीच of any provision of the company's memorandum or article, to declare a resolution as void, okay, to restrain the company and its director from acting on such resolution, यानी कोई मीटिंग है उसमें डायरेक्टर को रोका जा रहा है, to restrain the company from doing an act which is contrary to the provision of this act or any other law for the time being in force, to restrain the company for taking such action contrary to any resolution passed by the members। यानी हो सकता है पास्ट में मेंबर्स ने कोई रिजोल्यूशन पास किया था तो उसी की कॉन्ट्ररी ना आ जाए, इसलिए कंपनी को रोक रहा है। ठीक है, टू क्लेम डैमेजेस और कंपेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर, ऑडिट फर्म फॉर मिसलीडिंग स्टेटमेंट, एक्सपर्ट, एडवाइजर, कंसल्टेंट या एनी अदर पर्सन फॉर एनी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड टू द कंपनी for any fraudulent, unlawful or wrongful act or conduct or any likely act or conduct on his part, now to seek any other remedy as the tribunal may deem fit। लास्ट में ये लाइन। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स टू अप्लाई, यानी कि कितना रिक्वायरमेंट नंबर होना चाहिए जो क्लास एक्शन लिया जा सके। इसका समरी होगा ये ना, समरी से पढ़ते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 क्लास एक्शन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स, यानी इतने मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 100 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लेस। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम होल्डिंग बाय शेयर कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल बाय मेंबर्स 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में पेड अप या सब्सक्राइब नहीं बोला गया है, सीधा इशूड शेयर कैपिटल ही बोला गया है। और 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन लिस्टेड कंपनी, यानी कि अगर अनलिस्टेड है तो 5%, लिस्टेड है तो 2% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होना चाहिए, विच एवर। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल, यानी अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, इसमें मेंबर्स भी कर सकते हैं क्लास एक्शन में और डिपॉजिटर्स भी कर सकता है। सेक्शन 241 है उसमें सिर्फ मेंबर्स कर सकता है ट्राइब्यूनल को कंप्लेन।
सेक्शन 245 जो है क्लास एक्शन, ये क्लास एक्शन, इसमें मेंबर्स भी कर सकते हैं और डिपॉजिटर भी कर सकते हैं। ये रहा मेंबर और डिपॉजिटर, ठीक है, ध्यान रखना क्लास एक्शन। तो मेंबर्स अपने देख लिए 5% या 100, या फिर अगर अनलिस्टेड है तो 5%, लिस्टेड है तो 2%। और डिपॉजिटर कब कर सकते हैं? द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ डिपॉजिटर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी लेस देन 100 डिपॉजिटर और नॉट लेस देन सच परसेंटेज, ये रहा 5%, ये अमेंडमेंट आया था पहले, ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर एज मे बी प्रिस्क्राइब विच एवर इज लेस, या फिर एनी डिपॉजिटर whom the company owes such percentage of total deposits as may be prescribed. The requested number of depositor or depositors to file an application shall be at 5% of total number of depositor or 100 depositor of the company whichever is less. Now the depositor or depositor whom the company owns 5% of total deposits of the company, ये भी फाइल कर सकता है। एक बार वापस से पूरा पढ़ लेते हैं, ये वाला थोड़ा हॉच हो गया होगा, ठीक है। यानी कि 3 चीज़ है इसमें, ठीक है। पहला 5%, ठीक है, नेक्स्ट 100 डिपॉजिटर्स, और नेक्स्ट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ है, ये रहा एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, 100 डिपॉजिटर्स, या फिर 5% who owes 5% of total deposits of the company, ठीक है। ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। इन कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू अकाउंट इन पर्टिकुलर, यानी ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले ये चीज़ें भी ध्यान रखेगा कि मेंबर और डिपॉजिटर इज एक्टिंग इन गुड फेथ, एनी एविडेंस बिफोर इट एज टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, अगर कोई एविडेंस मिल जाए कि हाँ ये डायरेक्टर इन्वॉल्व है इस केस में, वेदर द की कॉज ऑफ एक्शन इज़ वन विच द मेंबर और डिपॉजिट कुड परस्यू इन हिज ओन राइट रेदर दैन थ्रू एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, यानी डिपॉजिटर या मेंबर को अधिकार है कि हाँ वो इस सेक्शन 245 के द्वारा ये राइट ले सकता है, तभी वो ट्रिब्यूनल एंटरटेन करेगा। और एनी एविडेंस बिफोर इट एज टू द व्यू ऑफ द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, यानी वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कंप्लेन नहीं कर रहे ट्रिब्यूनल को। नेक्स्ट, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन इज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज येट टू ऑकर, वेदर द एक्ट और ओमिशन कुड बी, यानी कोई किसी एक्शन की वजह से फाइल कर रहे हैं, ठीक है, बट वो जो एक्शन लिया गया कंपनी का, whether the act or omission could be and in the circumstances would be likely to be authorized by the company before it occurs, यानी होने से पहले ऑथराइज करे, या rectified by the company after it occurs, कि कंपनी उस चीज़ को ऑथराइज कर देगा वो कॉज आने से पहले, या कॉज आ गया है तो कंपनी उसको रेक्टिफाई कर देगा। ये चीज़ भी ट्रिब्यूनल ध्यान देगा, क्यों? क्योंकि अगर रेक्टिफाई कर देगा कंपनी उस कॉज को तो फिर तो केस करके फिर कोई मतलब ही नहीं है ना ट्रिब्यूनल को, इसलिए ये पॉइंट अलग है। Now, where the cause of action is an act or omission that has already occurred, whether the act or omission could be or in the circumstances would be likely to be ratified by the company, यानी कंपनी ठीक कर देगा उसको। Point 4, in case of admission of application, if an application filed under subsection 1 is admitted, then the tribunal shall have regard to the following, यानी अगर 245 में क्लास एक्शन फाइल कर दिया है तो ट्रिब्यूनल क्या चीज़ों को ध्यान रखे, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को? ट्रिब्यूनल पब्लिक नोटिस देगा कि हाँ हमने ये केस एक्सेप्ट किया है। अब ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस, यानी और भी अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल को केस फाइल किया है अलग अलग जगह में, तो फिर ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑल सिमिलर कहाँ गया, द ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू अपॉइंट अ लीड एप्लीकेंट, यानी उसको कंसोलिडेट कर देगा इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। ये पॉइंट बी पढ़ लेते हैं, पॉइंट बी पढ़ लेते हैं। ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस प्रीवेलेंट इन एनी जुरिस्डिक्शन, अलग अलग जगह पे, शुड बी कंसोलिडेटेड इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, 2 क्लास एक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज ऑफ द एक्शन शैल नॉट बी अप्लाउड, यानी 2 एक्शन लिया नहीं जा सकता एक ही कॉज के लिए, ठीक है। आप 2 जगह अलग अलग नहीं जगह जा सकते एक ही कॉज के लिए।
वही कह रहा है पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी, द कॉस्ट और एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन शैल बी डिफरेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी उस कॉस्ट को भरपाई करेगा या वो पर्सन करेगा जिसकी वजह से ये केस फाइल किया गया है। रेमेडी, where the members or depositors seek any damage or compensation or demand any other suitable action from or against an audit firm, the liability shall be of the firm as well as each of the partner who was involved, जो involved थे, ठीक है, in making any improper or misleading statement. Order shall be binding, यानी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस के लिए पनिशमेंट एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़, बट विच में कंपनीज को, ठीक है, कंपनी के लिए 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक, और एवरी ऑफिसर को 3 साल का जेल या फिर 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, या फिर दोनों, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल इन फ्रिवोलस या वैक्सेशियस, यानी मेंबर्स अगर झूठ मूठ का या फिर ऐसी टाइम पास के लिए अगर केस फाइल कर दिया ट्राइब्यूनल को, तो ट्राइब्यूनल का टाइम और कॉस्ट दोनों लॉस हुआ है। तो इसके लिए वेयर एनी एप्लीकेशन फाइल बिफोर द ट्राइब्यूनल इज फाउंड टू बी फ्रिवोलस or vexatious, it shall, for the reason to be recorded in writing, reject the application and make an order that the applicant shall pay to the opposite party such cost not exceeding 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं लगाएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, बैंकिंग कंपनी को अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मे बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पर्सन, यानी कोई अफेक्टेड पर्सन है उसके बिहाफ भी आप फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जो जिसको अफेक्ट हुआ है वही फाइल करेगा, आप चाहे तो उसके बिहाफ भी आप भी फाइल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन जो है 246 की, पता नहीं क्यों दिया है इस चैप्टर में, इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, बट फिर भी एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 और सेक्शन 245, यानी जो 241 में या 245 जो क्लास सेक्शन है उसमें ये सारे सेक्शंस भी अप्लाई करेंगे। अब ये क्या क्या है, पेनल्टी ऑफ फ्रॉड और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा, इसी को ईजी लैंग्वेज में बोल दिया गया है। इन अदर वर्ड्स, this section seeks to provide that the provision of section 3372 341 relating to power to punish for contempt of tribunal shall apply in relation to fraudulent application made to the tribunal for operation and mismanagement. The provision of section this to this deal with offences by officer, contributories and promoters of a company after its winding up, and provide for penalties and recompenses for falsification of books, frauds committed by officer, failure to keep proper accounts, fraudulent conduct of business, and power to access damages against such delinquent officer, including partner, director, when a firm or body is involved. Okay, so ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अभी आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट है, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका फुल फिनिश। आई होप गाइज आपको ठीक लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था सच में, और मैंने ट्राई किया कि फटाफट ये रिवाइज़ करवा दूँ आपको, क्योंकि अगर आप वीडियो के साथ पढ़ते हैं, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर वीडियो के साथ साथ अगर हम अपने पढ़ते हैं तो वो थोड़ा और जल्दी फास्ट हो जाता है। ओके, सो थैंक्स, और देखते हैं अगर इन फ्यूचर अगर मैं कोई और वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। सो थैंक यू।